ज़िंदगी में एक बात याद रखना, पढ़ लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो चलो आज मैं आपको कराता हूँ इंशाल्लाह 2027 सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए क्लास 9 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बराबर में चल रहे होंगे, ज़रा देख लो। अच्छा, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, लॉन्ग भी है, और वीडियो के जस्ट आखिर में मैं आपको जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। सेल्फ असेसमेंट में वो गिवन होते हैं। याद रखना, उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ कि जो पूरा साल मेहनत करेंगे, इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, उन्हें इस क्वेश्चन की ये जो क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा 10 बार प्रैक्टिस करनी है। जी बिल्कुल सही सुना, 10 बार आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। जो मैं अपने फिजिकल कैंपस में पढ़ाता हूँ ना, जो हमारा नॉर्थ नाज़िमाबाद सरीना मोबाइल मार्केट के सामने, वहाँ पर भी मैं बच्चों को ये क्वेश्चन पर्सनली हर एक बच्चे को जाकर 10 बार चेक करता हूँ और उनको हर क्वेश्चन चेक कर रहा होता हूँ कि उनका ये क्वेश्चंस प्रिपेयर हैं या नहीं है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से फॉलो करना है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स के लिखे हुए हमारे ये सारे मटेरियल होते हैं, तो आपने इन्हें फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट कोई 3-4 शॉर्ट हैं, 2 न्यूमेरिकल, 1 लॉन्ग, बात ख़त्म। सही है, चलो ज़िंदगी आसान। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, वो है प्रूव दैट। इस इक्वेशन को प्रूफ करना है। अब कुछ समझ में आ रहा है कि ये कौन सी इक्वेशन है? सबसे पहले तो याद रखना, ये है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर आप इसको पहचान पाए तो। अच्छा, हमेशा याद रखना जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है ना, इसमें एक्सेलरेशन, बस ये 2 वर्ड याद रख लो, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ, कांस्टेंट होती है। क्या याद रखोगे कि ये जो इक्वेशन आपको इन्होंने कहा है कि प्रूफ करो, यानी ड्राइव करनी है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली बात क्लियर हो गई माशाल्लाह से। दूसरी बात समझेंगे कि ये एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट होती है, यानी ये जो ए है ना, ये कांस्टेंट होता है, इस ए में चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ए की वैल्यू दी भी है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर मैं 1 घंटे बाद भी देखूं तो भी एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी। बात क्लियर? कॉन्सेप्ट का फील। ज़िंदगी में रियलिटी चेक करते रहा करो। रियलिटी चेक ये भी है कि आप जो है वो इधर से भी पढ़ते हो, उधर से भी पढ़ते हो, हर तरफ से पढ़ते हो, लेकिन आखिर में पढ़े रह जाते हो, पढ़ नहीं पाते। ठीक है, समझ नहीं आता क्या करें। तो इन क्वेश्चंस को 10 बार प्रैक्टिस करनी है। सही है, चलो आगे चलते हैं। पढ़े रह जाते हो से मतलब ये है कि बंदा परेशान हो जाता है कि अब क्या करें यार, समझ ही नहीं आ रहा आगे क्या करना है। ठीक है, आ जाओ इधर देखो। चलो, अब हम सबसे पहले अपना पूरी जो है वो डेरिवेशन शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि ये हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही ड्राइव करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समझो ये आपके पास गाड़ी है, इंशाल्लाह फ्यूचर में आप अपने पैसों से ये गाड़ी खरीदोगे। ये मर्सिडीज़ है, ठीक है, कोई लो क्वालिटी की नहीं है, मर्सिडीज़ गाड़ी है। अब ज़रा मेरी बात समझना, एक्सेलरेशन कब आएगी? जब ये गाड़ी आगे मूव करेगी। समझो ए पॉइंट से इस गाड़ी ने बी पॉइंट पे मूव किया, तो क्या कवर किया? अगर मैं ए पॉइंट पे था और मैं बी पॉइंट पे चला गया, ऑब्वियस है हमने डिस्टेंस कवर किया। और अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अब अगर मैं डिस्टेंस को जिसे मैं एस कह रहा हूं, आप चाहो तो डी भी कह सकते हो, वो आपके ऊपर है, कोई मसला नहीं है। अगर मैं डिस्टेंस को डिवाइड करा दूं टाइम से, तो ये हो जाएगी क्या मेरे पास? वेलोसिटी क्या बताएगी कि डिस्टेंस में टाइम के लिहाज से कितना चेंज आ रहा है, यानी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, ये बताएगी। टाइम, डिस्टेंस में चेंज टाइम के लिहाज से, यानी डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए से लेकर बी तक, मेरे स्टूडेंट्स, ए से लेकर बी तक मैंने 5 मीटर कवर किया। अब कुछ तो टाइम लगा होगा, समझो 5 सेकेंड लग गए, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी। मगर अगर मैं वेलोसिटी को भी टाइम से डिवाइड करा दूं, इस कॉल एक्सेलरेशन। समझे? तो एक्सेलरेशन क्या बताती है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से। देखो, वेलोसिटी भी कम ज़्यादा होगी। ज़रा बात समझो, पूरी फैमिली ने पिकनिक का प्लान बनाया सनवे लगून जाने का,
सनवे लगून गए हुए मुझे बड़े साल हो गए। सनवे लगून, करली झील, पैराडाइज और सी व्यू वगैरह तो आना जाना रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हौसबे वगैरह भी थोड़ा बहुत चले जाते हैं साल 2 साल में। लेकिन सनवे लगून ये सारे ऐसे पिकनिक पॉइंट हैं जहाँ पर बड़ा मज़ा आता है फैमिली के साथ, लेकिन मुझे गए हुए बहुत सालों हो गए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो आप जा रहे हो कराची से सनवे लगून, तो क्या एक ही स्पीड पे जाओगे? क्या गाड़ी वाला बस एक्सीलेटर पे पाँव रख के छोड़ देगा? नहीं ना, वो कभी कम करेगा, कभी ज़्यादा करेगा, कभी ब्रेक लगाएगा। तो जब वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा टाइम के लिहाज से, तो वेलोसिटी ज़्यादा आएगी। अब वेलोसिटी में भी कम ज़्यादा हो सकता है, कभी उसने गाड़ी को तेज़ चलाया, कभी हल्के चलाया, तो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन आएगा। समझ गए मेरे प्यारे भाइयों बहनों? अच्छा, आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब इसे करते हैं। हेयर वी यूज एक्सेलरेशन फॉर्मूला। एक्सेलरेशन फॉर्मूला बताएंगे। चलो एक्सेलरेशन फॉर्मूला बताओ। A इज इक्वल टू CHANGE, चेंज इन वेलोसिटी। क्या हुआ एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है। अब देखो याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी इसको हम लिखते हैं डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, जो कि होता है VF माइनस VI। अब जरा समझना, यहां पर जो आपकी वेलोसिटी थी वो VI थी, इनिशियल थी। समझो गाड़ी रुकी हुई है, डिस्टेंस कवर हो रहा है। देखो गाड़ी यहां पर रुकी हुई है A पॉइंट पर, तो क्या डिस्टेंस कवर होगा? 0, रुकी हुई है ना, 0 डिवाइड करो टाइम से, वेलोसिटी 0 आ गई। अच्छा, अब यहां पर डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो VF की कोई वैल्यू आएगी, तो VF माइनस VI। तो पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करो, दिस इज आवर इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा? A इज इक्वल टू डेल्टा वी और T। डेल्टा वी क्या है? VF माइनस VI अपॉन टाइम। A उधर, T उधर ले जाओ, VF माइनस VI। ये VI या क्या हो रहा है? प्लस मार के माइनस होगा, तो AT प्लस VI इज इक्वल टू VF। तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी। सही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, चाहे इस पॉइंट पे निकाल लो, इस किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी हमारी। देखो कितना प्यारा सा सुंदर सा काम किया है, अच्छा काम किया है ना आप लोगों के लिए। मेरा मकसद ये है कि आप स्टूडेंट्स को आना चाहिए कॉन्सेप्ट का फील, मज़ा आना चाहिए। एक रियलिटी चेक सुन लो। रियलिटी चेक ये है कि भाई ज़िंदगी में ना कभी भी किसी को कम नहीं समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो स्टूडेंट एक छोटा सा बैडलैग हो गया, वो ये कि मुझे पता नहीं था कि स्टोरेज फुल हो गई थी मेरे कैमरे की। तो मैं इतनी देर से आपको पढ़ा रहा था मज़े से, लेकिन वो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था क्योंकि स्टोरेज फुल थी। तो ये सवालात मैंने समझा दिए। अब दोबारा समझाने हैं, तो चलो अच्छा, अब आपको फिर अच्छी तरह समझ में आएगा। चलो आ जाओ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, देखो हमें समझना है, राइट डाउन एनी 3 डिफरेंसेस। याद रखना बेटा, जब भी आप 9-10 में हो ना, तो आप 3 डिफरेंसेस भी चीज़ों के दोगे तो वो एक्सेप्टेबल होते हैं, और ये बहुत अच्छे सवालात होते हैं। ठीक है, आपने बताना है कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है और वाइब्रेटरी मोशन क्या है। अगर वो अलग अलग भी पूछ लेना कि ट्रांसलेटरी मोशन बताओ, तो जो ट्रांसलेटरी मोशन वाले डिफरेंस है ना, वो एक साथ करके लिख देना। आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन वगैरह चीज़ें बन जाएंगी। सबसे पहले हम बताते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, उसके साथ फिर हम बताएंगे। ये सवाल मैंने आपको बहुत प्यारा समझाया था, पता है, लेकिन क्या हुआ कि वो बंद हो गया। वाइब्रेटरी मोशन, देखो बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन, जब भी आप स्ट्रेट लाइन में मोशन करोगे, दिस मोशन विल बी कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अब स्ट्रेट लाइन में मोशन से क्या मुराद है? कराची में आप लोग रहते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सिटी है, रोशनियों का शहर है, और ज़िंदा दिलाने दिल का शहर लाहौर। आप अपने नानी के पास घूमने के लिए लाहौर गए, मगर स्ट्रेट लाइन में गए, कहीं भी मुड़े नहीं, बिल्कुल कराची से शुरू हुए और डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में। देखो स्ट्रेट लाइन से ये मुराद नहीं है कराची से डायरेक्ट लाहौर चले गए, नहीं,
स्ट्रेट लाइन में गए, कहीं भी मोड़ नहीं लिया आपने, कट नहीं लिया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कराची से लाहौर गए। इस मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल समझो आपके पास कोयटा है, कराची से पहले आता है कोयटा, लेकिन कोयटा जाने के लिए आपको मुड़ना पड़ता, तो आप कोयटा नहीं गए, आप सीधा कराची से लाहौर चले गए। दिस मोशन विल बी कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, स्ट्रेट लाइन का मोशन, बिल्कुल सीधा मोशन। ठीक है, तो लिख लेते हैं, अ बॉडी मूव्स along a straight line। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रांसलेटरी मोशन, स्ट्रेट लाइन। सही है। अब फॉर एग्जांपल कराची से लाहौर जा रहे हो, तो आप किस किस में जा सकते हो? आप बस में जा सकते हो, ट्रेन में जा सकते हो और प्लेन में जा सकते हो। ज़्यादातर लोग बस में जाते हैं, मैंने बस में ज़्यादा तादाद देखी है, लेकिन प्लेन में भी आप जा सकते हो। तो प्लेन स्ट्रेट लाइन में मोशन कर सकता है, कराची से उड़ा और सीधा लाहौर गया और लैंड कर गया। ठीक है, अब वाइब्रेटरी मोशन समझते हैं। समझो ये आपके पास एक स्प्रिंग है, इस पर मैंने आगे मास लगा दिया। अब मैं ए पॉइंट पर हूँ, ए पॉइंट। याद रखना, स्प्रिंग में जब ये आप रेस्ट में होते हो ना, स्प्रिंग खिंचा हुआ नहीं होता, बिल्कुल रेस्ट में होता है स्प्रिंग, तो इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मीन पोजीशन। इस समझो फिर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो जरूर ना, खींच के स्प्रिंग को कहां लाओगे? यहां लाओगे, बी पे लाओगे। ठीक है, अब इस बी को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, फिर आप समझो सी पोजीशन पर आए। अब सी पोजीशन का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, परेशान नहीं हो। एक्सट्रीम पोजीशन बट इन नेगेटिव। सही है। अब देखो सीन समझना, आपके पास स्प्रिंग था, उसमें आपने मास लगा दिया, अभी स्प्रिंग रेस्ट में है, आपने स्प्रिंग को खींचा। अब जब स्प्रिंग को खींचकर ए पे लाओगे, तो क्या जब आप छोड़ोगे, स्प्रिंग को खींचकर ए पे लाओगे और फिर छोड़ दोगे, तो क्या स्प्रिंग जहां रुका हुआ था वहीं रुका रहेगा? नहीं रुकेगा। क्या होगा? दोबारा ए पर आएगा, ए पर आके भी नहीं रुकेगा, सी की तरफ चला जाएगा। देखो आपके पास स्प्रिंग ए पोजीशन पे था, आपने उसे खींचकर बी पोजीशन पे लेकर आए। बी पोजीशन पे आकर स्प्रिंग खुद ए की तरफ गया, क्योंकि उसमें फोर्स स्टोर हो गई थी। ठीक है, फिर से थोड़ा सा बेटर। स्प्रिंग बी पोजीशन पे गया, बी पे आके स्प्रिंग रुकेगा नहीं, सी पोजीशन की तरफ चला जाएगा। पहले ए से बी गया, पाथ 1, फिर बी से ए आया, पाथ 2, फिर ए से सी आया, पाथ 3, फिर सी से दोबारा ए आ जाएगा। इसी मोशन को प्यारे बच्चों कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी मोशन को प्यारे बच्चों कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। क्या वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है? चीज आगे पीछे, आगे पीछे। देखो ए पोजीशन पर है, बी सी, दोबारा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये ऐसे आगे पीछे घूमती रहेगी। एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होगी? जब ए से बी जाएगा, बी से ए आएगा, यानी एक बार बी की तरफ चला जाए, एक बार ए की तरफ चला जाए और दोबारा ए पर आ जाए, एक वाइब्रेशन आपकी कंप्लीट। देखो कैसे, एक, फिर दोबारा ए पर आया, फिर सी, फिर सी से दोबारा ए पर आ गया, तो क्या हो जाएगा? 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। इस चीज को प्यारे बच्चों दिमाग में रखना है आपने। ठीक है, तो द बॉडी मूव्स इन टू एंड फ्रो पोजीशन, यानी बॉडी आगे पीछे मूव करे। टू एंड फ्रो का मतलब आगे जाए, फिर यहाँ आए, फिर पीछे आए, आगे पीछे मूव करे। दिस मोशन विल बी कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। एक ट्रांसलेटरी मोशन है, एक वाइब्रेटरी मोशन है। समझ में आया? अब एग्जाम्पल देते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन कौन करता है? समझ लो प्लेन कर रहा है, ठीक है, या ट्रेन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बिल्कुल भी कहीं भी नहीं मुड़ रही, जरा सा कर्व नहीं आ रहा, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। और वाइब्रेटरी मोशन तो पेंडुलम करता है, मास अटैच विद स्प्रिंग करता है। ठीक है, अच्छा ये हमारा सवाल नंबर 2 था। अब हम अपना सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल तो होगा,
बहुत अच्छा समझ में आएगा इंशाल्लाह ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन, क्या डिफाइन करना बेटा? स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर क्या होता है, यही चीज हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, यानी बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे को समझने में कोई मसला ना हो। अब आपको क्या लगता है कि क्या स्केलर होगा, क्या वेक्टर होगा? कुछ तो हाउ नो आपको दिमाग में होना चाहिए। सोचते हैं, व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर। देखो फिजिक्स में आप पहले तो बताओ करते क्या हो? सर फिजिक्स में हम जो है वो पढ़ते हैं। चलो अच्छी बात है। क्या करते हो फिजिक्स में? देखो भाई, फिजिक्स में आप मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को पढ़ते हो ना। कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को पढ़ते हो? बहुत डिटेल में समझाऊंगा तो परेशान नहीं होना। डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर, क्वांटिटीज़ भी लिखा हुआ है तो क्वांटिटीज़ का वर्ड भी लिख लेते हैं, क्वांटिटीज़। तो फिजिक्स में आपके पास मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं, जैसे फोर्स है, मास है, लेंथ है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, और वेलोसिटी है। ठीक है, ये बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स के अंदर आपके पास। अब इन्हीं में से कुछ क्वांटिटीज वेक्टर हैं, कुछ स्केलर हैं। जी बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। आप फिजिक्स में क्या करते हो? फिजिक्स में देखो आप क्वांटिटीज को पढ़ते हो ना। फोर्स क्या है, मास क्या है, लेंथ क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, फॉर्मूलाज क्या हैं, फोर्स किस तरह मास पे डिपेंड कर रही है, मास एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, सारे रिलेशंस आप देखते हो फिजिक्स के अंदर। हमेशा याद रखना, फिजिक्स में आप क्या कर रहे होते हो? क्वांटिटीज को पढ़ रहे होते हो, फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, एक्सेलरेशन, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी चीजें पढ़ते हो। अब ये सारी क्वांटिटीज हैं फिजिकल। अब इनमें से कुछ स्केलर हैं, कुछ वेक्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन कुछ लाहौर में रहते हैं, कुछ कराची वाले हैं, है ना, कुछ पिंडी वाले हैं, कुछ हैदराबाद वाले हैं। इस तरह भी होता है ना, हम इस तरह भी लोगों को अलग अलग कर लेते हैं कि भाई ये लाहौर के सिटीज़न है, ये कराची के सिटीज़न है, और उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, पहचानने के लिए, एड्रेस पता करने के लिए होता है। तो इसी तरह से ये इतनी सारी क्वांटिटीज़ हैं, इनमें से कुछ स्केलर हैं, कुछ वेक्टर हैं। अब पता कैसे चलेगा लाहौर वाला कौन है? लाहौर वाला वो है जो पाए, चने, नान और मगज़, देसी घी, इन तरह की चीज़ों से मोहब्बत करता हूँ और ये वाली चीज़ें खाना पसंद करता हूँ। लस्सी, लाहौरियों का नेशनल ड्रिंक लस्सी है, हमारा भी, हम भी पसंद करते हैं। कराची वाला कैसे पहचान में आएगा? बिरयानी पसंद करता है, बिरयानी बहुत पसंद है कराची वालों को, है ना। इसी तरह से भाइयों, स्केलर कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, कैसे पहचानोगे? स्केलर को समझ लो। स्केलर क्वांटिटी वो होगी, स्केलर क्वांटिटी वो होगी जिसके लिए आपको चाहिए हो मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड से बच्चे परेशान हो जाते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर। क्या? आसान वर्ड में बता रहा हूं, नंबर। नंबर से मुराद यानी 10, 20, 30। भाई कोई भी क्वांटिटी होगी उसका यही नंबर होगा ना, 10 मीटर, 20 मीटर, 10 न्यूटन की फोर्स, 10 kg का मास। नंबर हो जिससे हमें पता चले क्वांटिटी है कितनी, मिकदार कितनी है, क्वांटिटी की मिकदार कितनी है, उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। और पता चले यूनिट, इस ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए हो और यूनिट चाहिए हो। यूनिट जैसे मीटर, फोर्स, सॉरी न्यूटन, एन लिख देता हूं, एंड केजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो। अब मैं क्वांटिटी को पहचान लूंगा कि कौन सी क्वांटिटी है ये। 10 kg क्वांटिटी पहचान में आ गई भाई। 10 यानी मैग्नीट्यूड, kg यानी मास को बता रहा है। मैं आपको बोलता हूं 10 kg ले आओ, आप समझ जाओगे मास कह रहा हूं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको पहचानने के लिए चाहिए हो मैग्नीट्यूड यानी नंबर, 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, और यूनिट, वह स्केलर क्वांटिटी है।
अब वेक्टर बताता हूं, यहां पर सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले नंबर पे तो मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही होगा, दूसरे नंबर पे यूनिट भी चाहिए होगा। तो बोलोगे सर आप फिर वेक्टर और स्केलर में फर्क क्या है? तीसरे नंबर पर बेटा डायरेक्शन भी चाहिए होगी। देखो मैग्नीट्यूड क्या, 10, 20, 30। यूनिट क्या, न्यूटन, या न्यूटन ना लिखो क्योंकि न्यूटन वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ बच्चे परेशान ना हो जाएं कहीं। मीटर एंड केजी और वॉल्यूम लगा लो मीटर क्यूब, ठीक है। और डायरेक्शन चाहिए। अब डायरेक्शन कैसे, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है। वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़े, साथ ही साथ यूनिट भी बताना पड़े और मैग्नीट्यूड भी बताना पड़े, वी विल कॉल इट वेक्टर क्वांटिटी। कैसे जरा समझो। मैं कहता हूं बेटा हम हाईवे पर हैं, हम तमाम स्टूडेंट्स और टीचर सनवे लागून जा रहे हैं पिकनिक के लिए। अब देखो अब मज़ा आया होगा पढ़ने में ठीक है चलो, एकदम से गाड़ी बंद हो गई। अब मैंने बोला स्टूडेंट्स को, देखो मैं खुद भी बाहर आऊँगा, मैं खुद भी धक्का लगाऊंगा। मैंने अपने एक स्टूडेंट को कह दिया बेटा धक्का लगाओ, बल्कि रुको इधर बनाते हैं। मैंने इस बच्चे को बोला धक्का लगाओ बेटा, 10 न्यूटन की फोर्स लगाओ, क्योंकि हम तो फिजिक्स के स्टूडेंट है ना। तो मैंने बच्चे को बोला बेटा 10 न्यूटन की फोर्स लगाओ। देखो मैंने ये तो बता दिया कितनी फोर्स लगानी है, 10। मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया, मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया, मैंने यूनिट भी बता दिया। वो बच्चा आया, उसने यहां फोर्स लगाना शुरू कर दी, इस तरफ फोर्स। तो मैं बोलूंगा ये क्या कर रहे हो, वापस भेजना है क्या गाड़ी को? फिर वो बच्चा आया, उसने इस तरफ फोर्स लगाना शुरू कर दी, ऊपर की तरफ। देखो फोर्स तो वो लगा रहा है, पीछे की तरफ से भी लगा रहा है, आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। पर मैं उसको बोलूंगा बेटा पीछे से फोर्स लगाओ ताकि गाड़ी आगे की तरफ जाए, यानी डायरेक्शन बताई। इसीलिए तो इसे बोलते हैं वेक्टर, ताकि डायरेक्शन बतानी पड़ती है। डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो काम सही नहीं होगा मेरे भाई। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? फोर्स होती है, एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन बताते हैं हम, इस तरफ है उस तरफ है। इसके अलावा वेलोसिटी होती है, इसके अलावा एंड टॉर्क होता है। अभी आगे आप पढ़ोगे बहुत डिटेल में। अब मुझे बताओ वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है? ये आपका होमवर्क है। समझ में आई मेरे स्टूडेंट्स को बात? जी सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। तो वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ यूनिट और मैग्नीट्यूड बताना है स्केलर है। वो क्वांटिटी जिसमें यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बतानी हो, तीन चीजें बतानी होंगी, वेक्टर है। कुछ 10-15 क्वांटिटीज याद रख लो, उसमें आपके लिए सारा काम हो जाएगा। रट्टा नहीं लगाना इसमें, बच्चे अक्सर इन चीज़ों को रट लेते हैं, जबकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बातें हैं। चौथा सवाल बहुत आसान है, डायरेक्ट ही करेंगे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ चुके थे, वो आप बताओ क्या लिखा हुआ सवाल है? राइट। अच्छा मैं हर क्वेश्चन के बाद उसका आंसर भी चला रहा हूं प्रॉपर, तो वो भी देखता रहना। राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस आपने राइट डाउन कर, लिखनी है, मतलब राइट डाउन कह रहा हूं, हाँ लिखनी है। ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लिखनी है। सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, वो मैंने लिखवाई भी थी वहां पे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी पे स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है? टी एच आई आर डी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
वो क्या है, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। ये हैं आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ये। अच्छा याद रखना, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक चीज जरूर आ रही है, वो है एक्सेलरेशन। देखो जरा सही से देखो, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, मगर कांस्टेंट। ये वर्ड जरूर याद रखना है, एक्सेलरेशन तो होगी ही होगी, मगर इन तीनों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी भाइयों बहनों। चलो भाइयों बहनों, समझते हैं हम अपना भाइयों बहनों, किसको समझते हैं हम अपना भाइयों बहनों, हम समझते हैं अब अपना भाइयों बहनों। न्यूमेरिकल करते हैं, यहां से हमारे न्यूमेरिकल शुरू होगा। पहला न्यूमेरिकल, और परेशान नहीं होना, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, परेशान नहीं हो, अभी मेरे साथ उतारो फिर पूरा समझ में आएगा। ट्रेवल्स अलोंग आ, ये ए वाला आए, आ स्ट्रेट पाथ, इट्स velocity become 15 meter per second in 5 seconds. Calculate acceleration ऑफ द बस की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। अब जरा आ जाओ समझते हैं, बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट से समझते हैं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देखो ये आपने एक अच्छी सी कंपनी की बस खरीदी हुई है, महंगी कंपनी की बस है ये, लग रही है ना बस बस तो नहीं लग रही है, कोई वैन लग रही है, मिनी वैन। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, बस हो जाएगी, बस हो गई, ठीक है, महंगी वाली बस है ये, इसका किराया बहुत ज़्यादा है अच्छा, अब ये बस स्ट्रेट लाइन में जा रही है। स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, बेटा बताओ क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बता दो, चलो जल्दी से। बिल्कुल सही, आप बनिए ना अच्छी सी बस, महंगी वाली बस, आप लग भी रही है बस है, ये गाड़ी का हेडलाइट बना देता है, ठीक है। अब ये बस स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, थोड़ा सा टेढ़ा नजर आ रहा होगा, लेकिन ये लो। अब बस याद रखना, जब भी कोई चीज स्टार्ट हो रेस्ट से, समझो मेरे बच्चों, जब भी कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट हो तो वी आई उसकी 0 होगी। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बस रेस्ट से स्टार्ट हुई है और ट्रेवल करती है अलोंग स्ट्रेट पाथ, सीधे रास्ते पर, समझ लो कराची से लाहौर। इट्स वेलोसिटी बिकम, अच्छा कितनी वेलोसिटी होती है उसकी, 15 मीटर पर सेकेंड, यानी डिस्टेंस कवर कर रही होगी वो। फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, ऐसा पॉइंटी, भाई डिस्टेंस कवर कर रही होगी वो, है ना। अब जितना डिस्टेंस भी उसने कवर किया ए से बी तक, मैंने उसे टाइम से डिवाइड करा दिया, वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब वेलोसिटी आई, गिवन डेटा देखते हैं, गिवन डेटा, और अब 2 फाइंड करेंगे। वेलोसिटी कितनी आई प्यारे भाइयों बहनों, 0 इनिशियल, फिर ये फाइनल है कुछ टाइम बाद 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा टाइम देखो, टाइम क्या हो रहा है, 5 सेकेंड। अब मुझे बताओ पता क्या करना है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। चलो बच्चों, अभी तो देखो कितनी बार हमने इसको पढ़ा एक्सेलरेशन को। सोल्यूशन A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला है। ए टी इज इक्वल टू, सॉरी एक्सेलरेशन तो पता ही करनी है, वी एफ कितना है 15 और 0 और डिवाइडेड बाय 5, 15 डिवाइडेड बाय 5, ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 5 के टेबल पे 1 पर आता है और वो 3 पर आता है,
तो इसीलिए 5 मीटर पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यूनिट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। ज़्यादा बेहतर है कि ऐसे लिख लेना, इससे पता चल जाएगा कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी डिवाइड में सेकेंड है। समझ में आया? अब आ जाओ अपना सेकेंड वन न्यूमेरिकल करते हैं। बल्कि काम करते हैं ना, इसी के नीचे कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह तो है, बल्कि हमें चलो अच्छा वहाँ भी चला जाएगा। A ball is dropped from the top of the height of 17 meter. How much time the ball take to strike the ground? The ground. अच्छा, वैल्यू ऑफ जी भी आपको गिवन है, अब वो क्यों है मैं बता देता हूं। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो भाइयों बहनों इस चीज को हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप। समझो एक आपके पास ये एक टॉप है, एक बिल्डिंग है, समझ लो ये हमारे पास वो वाली बिल्डिंग है, क्या कहते हैं, कराची में ना सबसे बड़ी बिल्डिंग अभी कराची की कौन सी है? कराची आइकॉन है ना, जो मेरे ख्याल से सीवी पे बनी हुई है, ये वाली बिल्डिंग है। नहीं बल्कि वो तो बहुत बड़ी है, ये तो 70 मीटर कह रहा है। समझ लो आपके फ्लैट की बिल्डिंग है, उसकी हाइट कितनी दी हुई है? 70 मीटर। 70 तो बाइक भी होती है। अच्छा, अब यहां पर एक प्यारा सा स्टूडेंट खड़ा हुआ है। देखो हमेशा पीछे खड़ा होना चाहिए, वो तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा आगे भेज दिया उसको। अब वो यहां से बॉल को ड्रॉप करता है। कभी ना कभी आप लोगों ने ये भी किया होगा, जब बॉल को ड्रॉप करोगे तो ग्राउंड पे आएगी, कितना टाइम लगा ग्राउंड पे आने में, यही बताना है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप, बॉल को फेंका टॉप से, टू द हाइट, हाइट कितनी है? गिवन डेटा 70 मीटर की हाइट है, टू फाइंड हाइट कितनी है प्यारे बच्चों? 70 मीटर की। हाउ मच टाइम, बॉल कितना टाइम लेगी ग्राउंड से लगने के लिए? अच्छा, अब जरा एक बात बताओ, मैंने बताया था जब भी कोई चीज रुकी हुई होगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अगर मैं छत पे जाकर कोई चीज फेंकता हूं तो उस वक्त तो मैं पहले उसको यूं करूंगा ना, पकड़ के रखूंगा फिर छोड़ूंगा, तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 होगी ना, फिर नीचे आएगी तो वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी। जी की वैल्यू हमें गिवन कर दी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम पता करना है। सोल्यूशन क्या करूं सर? मुश्किल है, नहीं हो रहा, चलो बाद में करते हैं। बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। सर ये गलत है। जी बेटा बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमें तो एस दिया हुआ है, यहां तो हमें एच चाहिए। याद रखना, जब भी हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो एस होगा और ए होगा, लेकिन जब भी मोशन वर्टिकल होगा तो क्या होगा? एच होगा और जी आ जाएगा। याद रखना, जब भी आप यूं मोशन कर रहे हो, जमीन पे आगे पीछे मोशन कर रहे हो, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या आएगा? एस और ए, यानी डिस्टेंस के लिए हम एस लिखेंगे, ए के लिए एक्सेलरेशन। मगर जब भी वर्टिकल मोशन होगा तो इसमें हमारे पास अब एस नहीं बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। यूं तो हाइट होती है ना, तो ये एस क्या हो जाएगा? हाइट के बराबर, और ए क्या हो जाएगा? जी के बराबर। किसमें? वर्टिकल मोशन में। तो क्या आ जाएगा? एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ
ए टी का स्क्वायर यानी जी। एक बात याद रखना, जब भी बॉल नीचे आएगी ना तो जी पॉजिटिव होगी, ठीक है, मैंने पॉजिटिव लिया। तो 70, 0, टाइम तो पता करना है, हाफ, 10 और टी का स्क्वायर, ये 0 हो गया। 70 इक्वल टू 1/2 10 टी का स्क्वायर। 70 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 10 टी का स्क्वायर। 10 को नीचे ले आओ, 70 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, स्क्वायर रूट लगा लो, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, टी इज इक्वल टू। वैसे आप चाहो तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, वो तो मैंने एक साथ रख दिया सबको अंदर। 70 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, यह आ रहा है आपके पास 3.741। इतना टाइम लगेगा उसे ग्राउंड पे आने में, और बिल्कुल सही है 7 पॉइंट। अच्छा, अगर राउंड ऑफ करोगे ना तो ये 2 हो जाएगा। 7.4 नहीं, 3.742, 3.742 गलत है पर ये क्यों? बेसिक मिस्टेक, यूनिट नहीं है। यूनिट नहीं होगा तो पहचान में कैसे आएगा क्या चीज़ थी? देखा कितना साफ सुथरा काम कराया आपको मैंने। बस एमी इंग्लिश सेंटर से जुड़े रहो, इस तरह के साफ सुथरे काम कराते रहेंगे। अच्छा, इसमें एक ही लॉन्ग दिया हुआ है और वो है मेरे पे 2 हैं। क्या करूं, लिखवाऊं या चला दूं? बराबर लिखवा देता हूं, समझ में आ जाएगा। बराबर में चलाना होता तो फिर पढ़ाने का फायदा ही क्या था? वो तो आपको सॉल्व खरीदोगे तो भी मिल जाएंगे नोट्स में। असल तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। पहले क्वेश्चन लिख लेते फिर ये रिमूव करेंगे। अब हमारे पास लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहे हैं डिफाइन। अब डिफाइन क्या करना है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, ये चीज हमें डिफाइन करना है। और ड्राइव क्या करना है? एंड ड्राइव, एक मिनट, DRIV, ड्राइव द इक्वेशन। और इक्वेशन ड्राइव करनी है। कौन सी इक्वेशन ड्राइव करनी है? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। इसी इक्वेशन को अब ड्राइव करना है। इसको हमने यूज किया था ना, इसको अब हमें ड्राइव करना है। क्या करिए, इक्वेशन आ कहां से जाती है? परेशान होने वाली बात नहीं है। सरफेस हेयर, वाई आर यू फेयर? अगर हम यहां हैं तो आप क्यों डर रहे हो? हर बच्चा A+ लाएगा, हर बच्चा A+ ला भी सकता है। कोचिंग का स्लोगन बना देते हैं, हर बच्चे का A+। अच्छा है। चलो इंशाल्लाह A+ आएगा। सबसे पहले तो देखते हैं कि व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हेडिंग कर लेते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो, वो वेलोसिटी जो चेंज ना हो, वी कॉल इट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसे कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। इसी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब मैं जरा थोड़ा डिटेल में बताता हूं। देखो, आपके पास एक कार है, अच्छी सी कार है आपके पास। वैसे कार तो कार होती है, चाहे जौन सी भी हो। आपके पास एक कार है, ए पॉइंट पर आप थे, बी पॉइंट पर आप गए। ए पॉइंट पे भी आपकी गाड़ी मूव कर रही थी, बी पॉइंट पे भी आपकी गाड़ी मूव कर रही थी। ए पॉइंट पर आपने वेलोसिटी निकाली, इनिशियल वेलोसिटी कह लेते हैं I10 मीटर पर सेकेंड। बी पॉइंट पर भी आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी सेम है। इसी सेम वेलोसिटी को कहते हैं सेम वेलोसिटी। इसी सेम वेलोसिटी को कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। आसान वर्डिंग में लिखवा रहा हूं, ड्यूरिंग
मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिसमें चेंज ना आए मोशन के दौरान, यानी अभी भी 10 है, बाद में भी 10 आ रही है, तो इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, अब जो है वो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं। अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं, यहां से हम डेरिवेशन करेंगे। एवरेज ये अलग चीज होती है, एक मिनट, एवरेज RAG, एवरेज वेलोसिटी, दूसरे पेन से लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, हम v से डिनोट कर लेते हैं, और इसके नीचे ना AV लिखा होता है। इसका फॉर्मूला होता है VF प्लस VI अपॉन AT। आप हमेशा याद रखना V इज इक्वल टू A अपॉन T पढ़ा था। एक मिनट रुको जरा, ये क्या चक्कर है, एक मिनट, नहीं ये 80 नहीं है, ये 2 होगा, ये 80 नहीं होगा, ये 2 होगा। एक मिनट, छोटा सा इसमें एरर आ रहा है, उस एरर को मैं जो है ना नेग्लिफाई करता हूँ। हाँ, ये 80 नहीं है, ये 2 होगा, 2 सही है, क्योंकि A बराबर होता है VT के, V बराबर AT के नहीं होता, ये गलत है, सही है, तो ये 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। एवरेज का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेलोसिटी थी जिसे मैंने फाइनल कह लिया 10, दूसरी वेलोसिटी थी मेरे पास कितनी, एवरेज निकालने का तरीका बता रहा हूँ, वो भी 10 थी मीटर पर सेकेंड। अब कितनी वेलोसिटी है, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, 2 वेलोसिटीज हो गई ना, ये वेलोसिटी नंबर 1, ये वेलोसिटी नंबर 1 और वो वेलोसिटी नंबर 2। अब 2 हैं तो वेलोसिटीज को ऊपर रखा, बीच में प्लस लगाया, 2 थी तो 2 से डिवाइड करा दिया। अगर 3 होती तो क्या करता, 3 से डिवाइड कराता। एवरेज में याद रखना आप क्या करते हो, जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी आपके पास होती है उसको आप उतनी नंबर ऑफ चीजों से डिवाइड कराते हो। जैसे 1 2 3 4 वेलोसिटी है ना, तो 4 से डिवाइड करा दिया, या 2 से क्यों डिवाइड कराया, क्योंकि 2 वेलोसिटी थी, तो इसी को कहते हैं हम एवरेज। यानी आप ड्यूरिंग द मोशन स्पीड रही क्या आपकी आखिर, सही है। और ये 0 नहीं आता, एवरेज प्लस है, माइनस नहीं है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू VT, है ना, V का फॉर्मूला ये होता है ना, V इज इक्वल टू S अपॉन T। तो अगर मैं T को इधर ले जाऊं तो S इज इक्वल टू VT। अब यहां पर V कौन सा है, एवरेज वाला V है, तो क्या आ जाएगा, VF प्लस VI2 और T, सही है। अब जरा मुझे बताओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, इसे हम, ये T है बेटा, प्लस नहीं है, इसे हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। हियर वी यूज सेकंड, एक मिनट, सेकंड इक्वेशन, सेकंड नहीं बेटा, फर्स्ट यूज करेंगे, सेकंड तो ड्राइव कर रहे हैं ना। हियर वी यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू, वी एफ क्या है आपके पास, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लिख भी देता हूँ, वी एफ इज इक्वल टू VI प्लस AT, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी एफ की जगह पे ये पूरी चीज पुट कर दो, देखो मैं लिख देता हूँ रीडिंग, पुट VF इन इक्वेशन 1, VF को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ये VF है ना, यहां पे पुट कर दो। जिंदगी में हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज किसी चीज के बराबर है तो आप पुट कर दो, कोई चीज किसी चीज के बराबर है पुट कर दो। VF किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, यहां पुट कर दो, इससे आपका सवाल आसान भी हो जाता है, सॉल्व भी हो जाता है। तो VF किसके बराबर आ जाएगा, VI प्लस AT के,
और प्लस वी आई और डिवाइडेड बाय 2 और प्लस नहीं मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट खत्म करो, वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई और 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है अगेन टी। वी आई क्या हो गया आपस में मल्टीप्लाई हो गया, वी आई क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी ऐड हो गया, तो 2 VI हो जाएगा। देखो वी आई प्लस वी आई 2 VI और ए टी डिवाइडेड बाई 2 और अभी भी टाइम टी। अब टी को मल्टीप्लाई करा दो ब्रैकेट में अंदर, तो 2 VI टी प्लस ए टी का स्क्वायर। याद रखना टी मल्टीप्लाई बाई टी कितना होगा, बेसिस सेम पावर एट, बेसिस सेम होंगी तो पावरें क्या हो जाएंगी, देखो ये भी टी है ये भी टी है, तो 2 टी का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला टी मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया, ये वाला टी मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया। अच्छा अब एलसीएम ब्रेक कर लो, 2 VI टी 2 सही। क्या किया मैंने, इस 2 को इसके नीचे भी दे दिया, इस 2 को इसके नीचे भी दे दिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ को थोड़ा बाहर करके लिख लिया ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ड्राइव करनी थी, देखो यही था ना, बस यहां पर चेक कर लेना ये 80 नहीं है 2 आएगा, बाय मिस्टेक थोड़ा सा एरर हुआ। ठीक है, अब आप लोगों को एक और सवाल भी ड्राइव करना है, वो भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको लिख लेना अपने पास और इसका सोल्यूशन बराबर में चला भी दूंगा मैं, जो मैंने कराया अगर वो भी लिख लेते हो तो इंशाल्लाह मार्क्स पूरे हैं, मार्क्स में कोई कमी नहीं आएगी आप लोगों को ज़िंदगी में अगर हमसे पढ़ रहे हो तो। DRIVE ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है, जो कि आपके पास क्या है, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, यही लिखा था ना, याद करो, प्लस 2AS। चलो चलो अब अपना तीसरा सवाल करते हैं। अच्छा एक्सेलरेशन इसमें क्या रहेगी, शुरू से एक चीज मैं आपको बताता आ रहा हूं कि एक्सेलरेशन यहां भी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा अब हम करते हैं डेरिवेशन, इसमें ज्यादा वर्डिंग नहीं है तो डायरेक्ट करेंगे। हियर वी यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हियर वी यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वी एफ वी आई प्लस ए टी, यही थी। अब करो यहां टेक SQUARE स्क्वायर बोथ साइड्स, तो यहां आ गया वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इस पे भी हमने स्क्वायर लगा दिया, तो क्या आ गया वी एफ का स्क्वायर। अच्छा अब देखो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। मैं कर देता हूँ इसको ज़रा एक बार लिख के फिर सॉल्व करता हूँ। अच्छा अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया कुछ टाइम पहले, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हाईएस्ट आई है वो आई है 91, तो ये बहुत करीब है पोजीशन के, लेकिन 3% से हम पोजीशन से रह गए इस बार, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि सन 2027 की जो रिज़ल्ट आएगा उसमें हमारी पोजीशन ज़रूर आएगी बोर्ड एग्ज़ाम की। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया फॉर्मूला। a क्या है, कुछ नहीं, v है, वी आई है। b क्या है, ए टी, सही है, b क्या है, ए टी है।
ठीक है, तो अब इसे पुट कर देते हैं। बी एफ का स्क्वायर, देखो ये था ना, ये चीज थी, तो वी आई का स्क्वायर आएगा फॉर्मूले के मुताबिक, ए का स्क्वायर यानी वी आई का स्क्वायर, फिर प्लस आएगा, फिर क्या आएगा, देखो याद रखना जब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वी आई प्लस ए टी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, वी आई स्क्वायर प्लस 2, फिर वी आई यानी ए, फिर बी यानी ए टी, सही है, उसके बाद ए टी का भी स्क्वायर आ जाएगा। बीएफ का बीएफ का स्क्वायर बी आई का स्क्वायर प्लस 2 वी आई ए टी प्लस ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर। अच्छा यहाँ तक आई होप कोई मुश्किल या परेशानी नहीं रही होगी। अच्छा अब देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, ए ए दोनों जगह पर ए मौजूद है, वी आई का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकाल लो, 2 और ए कॉमन निकाल लो। अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ए है नहीं, अब कॉमन निकालने का कॉन्सेप्ट समझो। कॉमन ये मैंने उस दिन ही बताया था, ए प्लस 2a, ए कॉमन निकालना है। तो देखो आप कॉमन निकालने में पता है क्या करते हो, जब भी आप कॉमन निकालते हो ना तो आप करते हो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ए, समझना, ए को मल्टीप्लाई कर दिया और ए को सबके साथ डिवाइड भी कर दिया, तो ए से ए कैंसल, ए से ए कैंसल, इसीलिए ए बाहर आ गया 1 प्लस 2। समझ में आया, यानी कॉमन निकालने में आप जिस चीज को कॉमन निकालते हो उसको डिवाइड कर देते हो सबसे, लेकिन आपको डायरेक्ट ये वाला स्टेप बता दिया जाता है, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप नहीं बताया जाता, समझे। इसी तरह से अगर मैं यहां कह रहा हूं 2 और a कॉमन निकालो तो इसका मतलब क्या है, 2 और a, 2 और a कॉमन निकाला है ना, तो 2 और a इसके साथ भी डिवाइड होगा, 2 a स्क्वायर टी स्क्वायर, और 2 और a इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो क्या होगा 2 और a इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ देखो, इसके साथ भी इसके साथ भी, 2 और a ये आपस में कैंसिल, a से एक a कैंसिल हो गया, तो बी एफ स्क्वायर इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a, और आपके पास क्या आ गया, वी आई टी प्लस ए टी का स्क्वायर और हाफ। अब जरा ये देख के बताओ ये चीज किस चीज के बराबर होती है, अभी पीछे हमने इस चीज को पढ़ा है, थोड़ी देर पहले हमने इस चीज को पढ़ा है, थोड़ी देर पहले हमने इस चीज को पढ़ा है। हियर एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो ये चीज किसके बराबर होगी बच्चों, ये चीज बराबर होगी s के, तो यहां पर s आ गया, यहां पर s आ गया।